साथियों नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन 3 में अगर अभी भी आपकी जो पेंशन है वो सही फिक्स नहीं हुई है, आप अपने पीपीओ को चेक करें और सरकार के द्वारा जो वन रैंक वन पेंशन की रिवाइज्ड पेंशन टेबल OROP 3 की जारी की गई है उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करें कि आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है और जो आपका रैंक है उस मुताबिक आपकी जो पेंशन है वो सही फिक्स हुई है या नहीं। अगर सही फिक्स नहीं हुई है तो आप उसका ग्रीवेंस जरूर डालें। ग्रीवेंस डालने के लिए दोस्तों आप सीपी ग्राम का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपकी वो ग्रीवेंस जरूर रिजॉल्व कर दी जाएगी। दूसरा, आप स्पर्श के माध्यम से भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, और अगर आप चाहें तो लेटर के जरिए भी अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अगर आपकी पेंशन सही फिक्स नहीं हुई है, पीपीओ में कुछ और दिखा रहा है और आप एलिजिबल हैं कुछ और के, तो जरूर ग्रीवेंस डालें, अपने पीपीओ को दुरुस्त करवाएं। हो सकता है पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लाखों की संख्या में पेंशन का रिवीजन हुआ है, लाखों पूर्व सैनिकों का, लाखों जो है पीपीओ जनरेट हुए हैं, तो थोड़ी बहुत गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए अपने पीपीओ को OROP 3 की रिवाइज्ड पेंशन टेबल के साथ जरूर क्रॉस वेरीफाई करें। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के काफी पूर्व सैनिक नाराज भी हैं। बहुत से पूर्व सैनिकों की पेंशन का रिवीजन उतना बेहतर नहीं हुआ जितना कि उन्होंने उम्मीद की थी, और बहुत सी विसंगतियां वन रैंक वन पेंशन को लेकर के भी हैं जो पूर्व सैनिक संगठनों ने पाई हैं। सरकार के सामने मांग भी रखी गई थी कि इन विसंगतियों को सरकार दूर करे। हालांकि वो विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हुई हैं, और जो पॉइंट्स रेज किए गए थे उनका गोलमोल घुमा करके जवाब वही दे दिया गया जो उनको पहले से ही पता था। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए 2.57 और अधिकारियों के लिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, तो इसके ऊपर जो जवाब आया था वो यही था कि 7th सेंट्रल पे कमीशन में जो सिफारिश दी गई थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के PV1, PV2, PV3 के हिसाब से उसको रैशनलाइज किया गया था, और रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर यह निर्धारित किया गया था। तो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे ज्यादा होती जाती है, और उसी हिसाब से पेमेंट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, और ये रिकमेंडेशन 7th सेंट्रल पे कमीशन ने दी थी, और उसी आधार पर सैलरी का रिवीजन किया गया था। दूसरा, वन रैंक वन पेंशन का दायरा प्रीमेच्योर और ऑन रिक्वेस्ट पर आए पेंशनरों के लिए भी लागू होना चाहिए। तो इसका भी जो जवाब आया था वो यही था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर है, उसके मुताबिक प्रीमेच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर आने वाले पूर्व सैनिकों को OROP का लाभ नहीं मिलेगा, और ये फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड रखा था। तो कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर या ऑन रिक्वेस्ट पर आए पूर्व सैनिकों को OROP के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा जब तक कि सरकार खुद ना दे। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग की गई थी कि मिलिट्री सर्विस पे जितनी अधिकारियों को मिल रही है उतनी ही निचले क्रम के सैनिकों को यानी JCOs OR को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चला और वहां पर भी ये केस खारिज हो गया। अब कहीं ना कहीं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस खारिज हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार तो किसी हालत में देगी नहीं। हालांकि ऐसे मामले पे कमीशन के माध्यम से या किसी एक्सपर्ट्स कमेटी के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। 6th सेंट्रल पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद फिर 7th पे कमीशन में भी मिलिट्री सर्विस पे को जारी रखा गया था। मौजूदा समय में मिलिट्री सर्विस पे JCOs OR को 5,200 रुपए दी जाती है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 रुपए के ऊपर मिलता है, और अधिकारी वर्ग को 15,500 रुपए मिलती है। और इसी अंतर को समान करने के लिए मांग उठी थी, जिसके ऊपर मुकदमा तक चला, लेकिन वो खारिज कर दिया गया। तो जहां सरकार की तरफ से वन रैंक वन पेंशन को लेकर के 10 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं काफी पूर्व सैनिकों में वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के बाद काफी रोष भी है, क्योंकि बहुत से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी
उतनी बेहतर नहीं हुई। चलो थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो सही। अब आगे का जो इंतजार है, पूर्व सैनिकों को जो स्पर्श के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं, उनके खाते में 3% डियरनेस रिलीफ का एरियर का भुगतान कब तक होगा। पीसीडीए में फोन करते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, तो वो सीधा सीधा एक ही जवाब देते हैं कि नवंबर की पेंशन तक वेट करिए, संभावना है कि नवंबर में मिलने की सभी पेंशनरों को। तो स्पर्श के माध्यम से जो भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक उनमें से किसी को भी डियरनेस रिलीफ का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार की तरफ से अक्टूबर 2024 में 3% डीए और डीआर की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद जो 50% डीए था वो 53% की दर से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनकी सैलरी और पेंशन के साथ नवंबर महीने से क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले पे कमीशन के लिए सरकार जल्द ही फैसला ले। कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को रखा जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस मामले के ऊपर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद जो मौजूदा सैलरी है 18,000 रुपए से बढ़कर के 34,500 रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 का भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 रुपए से बढ़कर के 51,000 रुपए के आसपास बैठेगी। अब देखना यह है कि किसका दावा सही होता है और सरकार किस फिटमेंट फैक्टर पर मोहर लगाती है। उससे पहले यह भी देखना है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती भी है या नहीं, और अगर करती है तो क्या फिटमेंट फैक्टर ही एक आधार होगा अगले पे रिवीजन का, अगले पेंशन रिवीजन का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।